Hello students, good morning. How are you? I hope you will be fit and fine. Student, in the last video we have read about 9/11 and the global war on terror from third lesson. Today we will start from the Iraq invention. द इराक इन्वेंशन मतलब इराक पर आक्रमण। इन्वेंशन का मतलब क्या होता है? आक्रमण होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया है ऑन 19 मार्च 2003, 19 मार्च 2003 को क्या होता है? द यूएस लॉन्च्ड ए वार अगेंस्ट इराक अंडर द कोड नेम ऑफ ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। यूएस जो है वो इराक के खिलाफ एक युद्ध लड़ता है जिसका कोड नेम रखा जाता है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। सेकंड पॉइंट दिया है इट इज ज्वाइंड बाई 40 other countries under the leadership of the US on the ground to prevent Iraq from developing weapons of mass destruction। सभी को ऐसा लगता था कि इराक जो है वो बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाले हथियार बनाने जा रहा है। तो इसके साथ यूएस के साथ 40 अदर कंट्रीज जो थे वो भी साथ चले गए थे लड़ाई लड़ने के लिए। थर्ड पॉइंट में दिया है सिंस नो एविडेंस ऑफ WMD मतलब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाज देयर, यानी कि सबको ये गलत फहमी थी कि भाई इराक जो है वो बहुत खतरनाक हथियार बनाने वाला देश बनने जा रहा है या बहुत ज़्यादा खतरनाक जो हथियार हैं वो इराक में बनने जा रहे हैं। तो अदर 40 कंट्रीज यूएस के साथ यूएस की लीडरशिप में क्या करते हैं, इराक पर जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम था उसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि WMD का यानी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का कोई भी एविडेंस वहाँ से नहीं मिल पाता है। फोर्थ पॉइंट दिया है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इन्वेंशन वाज टू कंट्रोलिंग इराकी ऑयल फील्ड्स एंड इंस्टॉलिंग ए रीजन फ्रेंडली टू द यूएस। मेन ऑब्जेक्टिव जो था, मेन उद्देश्य जो था आक्रमण करने का वो ये था कि इराक के जो ऑयल फील्ड्स थे उन पर कंट्रोल किया जाए, इंस्टॉलिंग ए रीजन फ्रेंडली टू द यूएस, और यूएस के लिए एक फ्रेंडली रीजन जो था वो तैयार हो सके। तो मेन मकसद यही था कि इराक के जो ये ऑयल फील्ड्स थे उन पर काबू करना। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट यूएस हैव नॉट बीन एबल टू पेसिफाई इराक। यूएस एबल नहीं हो पाया था पेसिफाई इराक को पेसिफाई करने में, यानी कि इराक को शांत करने में यूएस एबल नहीं हो पाया था। ए फुल फ्लैज इंसर्जेंसी अगेंस्ट यूएस वाज इग्निटेड इन इराक। तो इसमें क्या होता है, फुल फ्लैज इंसर्जेंसी, बहुत बड़ा विद्रोह हो जाता है, पूरी तरह से विद्रोह हो जाता है यूएस के खिलाफ इराक में एक आग सुलग उठती है या एक आग लग जाती है किसके खिलाफ? अमेरिका के खिलाफ, और पूरी तरह से विद्रोह पर लोग आ गए थे। वाइल द यूएस हैज लॉस्ट ओवर 3000 मिलिट्री इन द वार, while Iraqi casualties are very much higher and also 50,000 Iraqi civilians have been killed। यूएस के लगभग 3000 मिलिट्री के जो आदमी थे वो मारे गए थे, लेकिन इसके बदले में इराक के जो सिविलियंस थे वो भी बहुत ज़्यादा मारे गए थे। वो कितने थे? लगभग 50,000। फिर आता है व्हाट डज हेजेमनी मीन। हेगेमनी का मतलब क्या होता है? हेगेमनी क्या होती है? तो द वर्ड हेगेमनी implies the dominance of one state means world power in the form of military dominance, economic power, political clout and cultural superiority। तो इसमें क्या दिया गया है कि जो वर्ड हेगेमनी है इसका मतलब क्या होता है? हेगेमनी का मतलब होता है वर्चस्व, तो प्रभुत्व। तो यहाँ पर
डोमिनेंस से मतलब है कि जो वर्ल्ड पावर होती है उसके द्वारा मिलिट्री डोमिनेंस, इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल क्लाउड यानी कि पॉलिटिकल राजनीतिक प्रभाव, कल्चरल सुपीरियरिटी, ये सारी चीज़ें देखने को मिले अदर कंट्रीज में तो क्या होता है, ये उसकी हेगेमनी ही कहलाएगी। जैसे यूएसए जो था ये सुपर पावर के रूप में उभर करके आया था और यूएसए ने क्या किया था, मतलब अपना हर एरिया में डोमिनेंस दिखाया था, अपनी पावर को दिखाया था और वो अपनी कल्चरल सुपीरियरिटी के बारे में भी दिखाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वर्ल्ड में उसकी हेगेमनी दिखाई दे रही है। फिर आता है हेगेमनी एज हार्ड पावर। हार्ड पावर के रूप में हेगेमनी क्या काम करती है? तो फर्स्ट पॉइंट दिया है, द वर्ल्ड हेगेमनी वाज ओरिजिनली यूज्ड टू डिनोट द प्रीपोंडरेंट पोजीशन ऑफ एथेंस पार्ट ऑफ द एनिसेंट ग्रीस एंड नाउ यूज्ड बाय यूएसए। वर्ल्ड हेगेमनी जो है वो ओरिजिनली यूज किया गया था किस चीज के लिए? अपनी एथेंस की जो पोजीशन थी उसको प्रभावित करने के लिए, पार्ट ऑफ एनिसेंट ग्रीस एंड नाउ यूज्ड बाय यूएसए। यानी कि पहले क्या था कि जो प्राचीन ग्रीस था उसमें अपनी प्रभावी पोजीशन को दिखाने के लिए ये वर्ड यूज किया गया था। लेकिन अब ये वर्ड किसके लिए यूज किया गया था? यूएसए के लिए। पहले किसके लिए यूज किया गया था? ग्रीस, जो प्राचीन ग्रीस था वहाँ पर एक एथेंस पार्ट था प्राचीन ग्रीस का, तो उसका प्रभाव जमाने के लिए या उसका प्रभाव को दिखाने के लिए हेगेमनी वर्ड का यूज किया गया था। लेकिन आजकल यूएसए के द्वारा इसका यूज किया जाता है। तो फिर आता है सेकंड पॉइंट, यूएस मिलिट्री पावर इज सो स्ट्रॉन्ग दैट कैन रीच एनी पॉइंट ऑन द प्लेनेट accurately and can destroy enemies area while its own forces are sheltered to the maximum extent। तो इसमें क्या दिया गया है, यूएस मिलिट्री पावर जो थी वो काफी सो स्ट्रॉन्ग मतलब काफी मजबूत थी कि और वो किसी भी प्लेनेट मतलब किसी भी पॉइंट पर जा सकती थी इस प्लेनेट के, यानी कि धरती पर वो कहीं पर भी जा सकती थी। एंड कैन डिस्ट्रॉय एनिमीज, और वह कहीं पर भी जा करके एनिमीज को खत्म कर सकती थी। यानी कि यूएसए जो है, यूएसए मिलिट्री की जो पावर थी वो इतनी स्ट्रोंग हो गई थी कि वो धरती पर कहीं पर भी जा करके दुश्मन का खात्मा कर सकता था। वाइल इट्स ऑन फोर्सेस आर शेल्टर्ड टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, और इसकी जो फोर्स थी उसने अपने आश्रय बना लिए थे बाहर तक के देशों में। फिर आता है थर्ड पॉइंट, द यूएस टुडे स्पेंड्स मोर ऑन इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटी देन द नेक्स्ट 12 पावर्स कंबाइंड। यूएस जो है वो अकेला अपनी मिलिट्री पर इतना खर्च करता है कि जितने कि दूसरे उससे नीचे, यानी कि यूएस से सबसे ऊपर तो उससे नीचे वाले जो 12 कंट्रीज हैं वो मिलकर के भी इतना खर्च नहीं करते जितना अकेला यूएसए अपनी मिलिट्री पर खर्च कर देता है। तो इतना खर्च करेगा तो पावरफुल मिलिट्री होगी ही। फिर फोर्थ पॉइंट आता है, लार्ज अमाउंट ऑफ द पेंटागन्स बजट गोज इनटू मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। लार्ज अमाउंट ऑफ पेंटागन्स बजट, पेंटागन का जो बजट है वो ज्यादातर कितना मतलब बहुत ज्यादातर क्या होता है, मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी पर ही जाता है। पेंटागन बजट का अधिकतर हिस्सा किसके लिए जाता है? मिलिट्री रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए। फिफ्थ पॉइंट दिया है, क्वालिटी ऑफ द वेपन्स मच हायर देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्वालिटी ऑफ द वेपन्स, जो हथियारों की क्वालिटी है वो हाई रेट की है या हायर पोजीशन में है पूरे वर्ल्ड की बजाय। नेक्स्ट पॉइंट आता है, यूएस हैव हाईएस्ट इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड। यूएस की हाईएस्ट इकोनॉमिक पावर है वर्ल्ड में।
यानी कि वर्ल्ड में हम ये कह सकते हैं कि सबसे अमीर देश या सबसे शक्तिशाली आर्थिक रूप से यूएस ही माना जाता है। यूएस हैव वीटो पावर, और यूएस के पास क्या है, वीटो पावर भी होती है। तो वीटो पावर यूएनओ में किसको है, 5 कंट्रीज को प्राप्त है, जिसमें यूएस भी एक कंट्री शामिल है। तो आप यहाँ तक अपने लेसन को पढ़ेंगे, अपनी टेक्स्ट बुक से एक बार दोबारा से पढ़ेंगे, और अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो आप ऑनलाइन क्लास में उसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।